भूकंप से पाकिस्तान में 9 मौतें, तीव्रता 6.6 रही। केंद्र अफगानिस्तान में था। दिल्ली एनसीआर में दहशत में लोग घरों से भागे बाहर, गुजारी रात। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर दर्ज। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली वैन में भी मिले पोस्टर, 6 गिरफ्तार। वाराणसी में पीएम मोदी रोपवे का शिलान्यास करेंगे। 2 साल में काम पूरा होगा। हर मिनट 50 मीटर ऊपर से गुजरेंगे 100 यात्री। एमसीडी चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर रोक लगाई। अमृतपाल का भागना इंटेलिजेंस फेल्योर। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। रूस ने इंटरनेशनल कोर्ट पर मिसाइल अटैक की धमकी दी। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन काशी में शैलपुत्री के दर्शन। दुर्गा कुंड में लाल चुनरिया, नारियल और चूड़ा चढ़ाकर मन्नतें कर रही व्रतियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है। रिक्वेस्ट भी आई अध्यक्ष जी की काफ़ी जहां छोटी गलियां हैं और स्पेशली हमारी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहां पर हमारी जो 12 मीटर की बसें हैं वो नहीं जा पाती। इन बसों में किराया कॉमन मोबिलिटी कार्ड या वन डेली कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 100 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें शुरू होंगी, जिनकी संख्या 3 वर्षों में बढ़कर 2180 हो जाएगी। तो अध्यक्ष जी पहली बार ये दिल्ली के इतिहास में होगा कि छोटी बसें जो कम चौड़ी सड़कें हैं वहां पर जा पाएंगी और इनकी संख्या आने वाले 3 साल में 2180 हो जाएगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। अगले 12 वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के हेड में 28,556 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की बस सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य केवल दिल्ली के बस बेड़े को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सभी सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना भी है। महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी नई बसें फैक्ट्री फिटेड जीपीएस, 3 सीसीटीवी कैमरे और 10 पैनिक बटन की सुविधा से लैस होकर आ रही है। ये बसें कश्मीरी गेट स्थित अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ रियल टाइम में संचालित होती हैं। प्रत्येक बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मार्शल भी तैनात किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य दिल्ली की 80% बसों को 2025 तक इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों में के आने से पहले सभी डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। इसमें अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का अपग्रेडेशन, हाई टेंशन पावर लाइन बिछाना और हर बस डिपो पर सब स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इस दिशा में सभी 57 बस डिपो में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। इनमें से 3 डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और जून 23 तक इनमें से 17 और डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और दिसंबर 2023 के अंत तक जितने भी हमारे 57 डिपोज है इन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। दिल्ली सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के यात्रियों के अनुभव
को महत्व देना आवश्यक है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं। 3 विश्व स्तरीय ISBTs का विकास किया जाएगा। सराय काले खां आनंद विहार स्थित ISBT, जिसके पास रैपिड रेल भी है और उसके पास रेलवे स्टेशन का उपयोग प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं। दिल्ली सरकार ने PPP मॉडल के माध्यम से इन दोनों ISBT के पुनर्विकास के लिए DMRC के साथ साझेदारी की है, जिनमें हवाई अड्डों के तर्ज पर सुविधाएं होंगी। इसीलिए इन पुनर्विकसित ISBTs को बस पोर्ट भी कहा जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट अध्यक्ष जी, और एयरपोर्ट पे जिस तरह की सुविधाएं हैं, इन्हीं सुविधाओं की ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। जब ये हमारे दोनों ISBT सराय काले खां और आनंद विहार जब ये एक बार बन के तैयार होंगे, तो ISBTs के साथ साथ अगर आप उनको बस पोर्ट कहें तो गलत नहीं होगा। यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा इन बस पोर्ट्स में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, जो रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे। इसी प्रकार से द्वारका में भी एक ISBT डेवलप किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। अध्यक्ष, दूसरा, दिल्ली में जल्द ही हरिनगर और वसंत विहार में 2 अनूठे मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे। NBCC के साथ साझेदारी में विकसित ये भारत में इतने बड़े मल्टी लेवल बस डिपोज अभी तक कहीं नहीं है। तो भारत के ये पहले मल्टी लेवल बस डिपो होंगे, जिनमें आप 6 मंजिल तक बसें खड़ी आप कर सकते हैं। बस पार्किंग की क्षमता बढ़ाने के अलावा इन मल्टी लेवल डिपोज में शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीसरा पॉइंट जो है अध्यक्ष जी, घरेलू बस यात्रियों की संतुष्टि और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नेहरू प्लेस और नजरगुड में DMRC के सहयोग से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। आने वाले वर्षों में शेष बस टर्मिनल्स को भी जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ रीडेवलप किया जाएगा। चौथा पॉइंट अध्यक्ष जी, 9 नए बस डिपोज का निर्माण जोरों पर है। ये 9 जो नए बस डिपोज हैं अध्यक्ष जी, नरेला में काफी एडवांस स्टेज पे काम है, 80% काम पूरा हो चुका है। ईस्ट मिनोर में काम स्टार्ट हो गया है। बुराड़ी में एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। इसी प्रकार से सावदा घेवरा में बस डिपो का काम काफी तेजी पे है। छतरपुर साइड में मेरे ख्याल से पहली बार कोई भी बस डिपो नहीं है वहां पर एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। कापासेडा के पास में एक नया बस डिपो है। तो इसी प्रकार से 9 नए बस डिपो का निर्माण जोरों पर है, जिसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे दिल्ली में चलने वाली बसों की क्षमता में काफी विस्तार होगा। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ परिवहन व्यवस्था में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही पूरी दिल्ली में 1400 नए आधुनिक बस क्यू शेल्टर भी बनाए जाएंगे। इनमें बस यात्रियों के लिए आरामदायक शेल्टर के साथ साथ रूट मैप व बसों के आगमन समय को दर्शाती हुई डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली सरकार यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, यमुना जी हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है और यमुना का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसलिए दिल्ली को एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के किसी भी प्रयास में यमुना की सफाई और रिजुविनेशन को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में किए गए कई प्रयासों के आधार पर
तो दिल्ली विधानसभा की ये सीधी तस्वीरें जहां पर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश कर रहे थे और चाहे वो महंगाई का जिक्र हो, बेरोजगारी का जिक्र हो, रोजगार के कैसे साधन मुहैया हो पाएंगे आगे, इन सभी अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, शराब नीति में कथित घोटाले की जांच जारी है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को बाद में ईडी ने हिरासत में लिया। राउस एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। 24 मार्च को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं और ये मामला जो है वो और लंबा खिंचता जा रहा है। तो 24 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई थी। शराब नीति में कथित घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है और पूछताछ का सिलसिला भी आगे बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिसोदिया को बाद में ईडी ने हिरासत में लिया, पूछताछ की और ये पूछताछ कई घंटे तक चली। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मनीष सिसोदिया को की अगली सुनवाई की भी डेट निर्धारित कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या जानकारी है, एक बार दर्शकों को अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि कल जब मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए थे तो उनके वकील ने, और या ये कहें कि उनकी एक प्लानिंग थी, सोची समझी एक रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने आते ही जज के सामने कोर्ट में पेश होते ही सबसे पहले बयान दिया कि मनीष सिसोदिया की वाइफ की तबीयत खराब है और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में उनको, उनकी पत्नी को उनकी आवश्यकता है देखरेख के लिए, उनको उनकी सेवा के लिए, या यूं कहें कि बीमार आदमी के साथ कोई ना कोई रहना अनिवार्य है, तो मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। दूसरा सवाल जो उन्होंने कोर्ट में किया कि मनीष सिसोदिया कोई क्रिमिनल नहीं है, वो हर तरीके की जांच में सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जमानत में हमें जो है बड़ी सामना हो रहा है। तीसरी बात जो कल मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बोली, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका साफ साफ कहना था कि चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, दोनों के पास उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके बिहाफ पर उनको जमानत में देरी हो। प्रवेश, अगर देखा जाए तो पहले जिस तरीके से ये निकलकर सामने आया था कि कई सारे मोबाइल्स मिले हैं, क्या उनसे कुछ ईडी को हाथ लग पाया था? और अब अगली सुनवाई की डेट भी निर्धारित हो गई है, तो क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 14 मोबाइलों की जानकारी सामने आई थी, जिसमें से 2 जब्त कर लिए गए थे। 12 मोबाइल सर्च करने थे, ये दलील भी कोर्ट में रखी गई थी। लेकिन उसके बावजूद कल जब दलीलें रखी गई थी, फिर भी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के फेवर में कोई भी बयान नहीं दिया और ना ही उनको कोई राहत देने की कोशिश की, और अगली तारीख सीधा 24 मार्च की मुकर्रर करके और उनको फिर से दोबारा से कस्टडी में भेजा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया के वकील, या यूं कहे मनीष सिसोदिया खुद भी जो है बार बार ये चाह रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से जमानत मिले ताकि वो आगे की रणनीति को तैयार करें। जी प्रवेश, जिस तरीके से लाख कोशिशों के बावजूद भी मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब 24 मार्च 2 बजे दोपहर की अगली सुनवाई भी निर्धारित कर दी गई है, तो आखिर ये जमानत ना मिलना, आखिर क्या कुछ वजह इसके पीछे की मानी जाए? जी बिल्कुल, कोई रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए इसके पीछे एक सीधा सा तर्क मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफी लताड़ लगाई थी और इस बात को लेकर उनके वकीलों से सवाल भी किए थे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो सीधा आप जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। उसकी एक तरीका होता है, एक नियम होता है, उसके फॉलो करते हुए आप आइए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कोर्ट का दखल देना उचित नहीं होता है, क्योंकि अगर कोर्ट उसमें दखल देगा तो वो कार्रवाई हो सकता है कि प्रभावित हो या रुक जाए,
या ये कहें कि उस कार्य में कुछ ना कुछ दखल अंदाज जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बयान दिया था तो उससे ये एक बात स्पष्ट हो गई थी कि सीबीआई हो चाहे ईडी हो, अगर वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो कोर्ट जल्दी से जो है उनके खिलाफ बयान नहीं देगा, उनके फेवर में रहेगा, उनकी जांच को सहयोग करेगा। जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अपना डिसीजन जरूर कोर्ट सुनाएंगे। जी प्रवेश, अब जैसा कि 24 मार्च को अगली सुनवाई होगी कोर्ट में, तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो सकती हैं या फिर और बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल मैं बता दूं, पिछली तारीख में भी जब वकीलों ने तर्क दिया था तो उनकी वाइफ का दिया था, फिर उनको पेशेवर क्रिमिनल ना बताते हुए रिहाई की मांग की थी। उसके अलावा वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात जो खुद कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने बोली थी कि वो किसी भी प्रकार से देश को नहीं छोड़ेंगे, ना विदेश जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट जो है जब तक जांच, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जब तक उनकी जांच कंप्लीट नहीं होगी, वो कोई रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपेंगे, तब तक कोर्ट कोई भी डिसीजन लेने से अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा परे ही रहेंगे। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर 24 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या मुश्किलें कम होंगी मनीष सिसोदिया की या फिर और बढ़ती नजर आएंगी, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ रुके बार दिल्ली से आपको बता दें, जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। पोस्टर मामले पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। साथ ही केजरीवाल, भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 एफआईआर भी दर्ज की और एक वैन से भी पोस्टर्स बरामद किए गए। वो आम आदमी पार्टी की वैन थी और आम आदमी पार्टी अब सवाल पूछ रही है कि पोस्टर में आपत्तिजनक ऐसा क्या था, और इसी बात को लेकर अब जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के खिलाफ। तो हालांकि आपको बता दें कि इन पोस्टर्स में अगर पुलिस के मुताबिक बात की जाए तो कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे स्लोगन लिखे पाए गए हैं, जिसके आधार पर 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इसी बात को लेकर है, इस प्रदर्शन के जरिए नाराजगी जाहिर करेगी। तो आम आदमी पार्टी पोस्टर मामले को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल ने वेश बदलकर चकमा दिया है। पुलिस ने अब अमृतपाल की तस्वीरें भी जारी की है। हाईकोर्ट में अरेस्टिंग रिपोर्ट भी दाखिल की गई। रूस के वैगनर ग्रुप जैसी प्राइवेट आर्मी बनाने का सपना था, ये बात निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली से अमृतपाल ने वेश बदलकर चकमा दिया है। अमृतपाल की तस्वीरें भी पुलिस ने जारी कर दी हैं अब। और इसी खबर पर प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो अमृतपाल मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? मैं आपको बता दूं, अमृतपाल जो है भेष बदल कर चकमा देने की पंजाब पुलिस को और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को कोशिश कर रहा था। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने और पूरे भारत की पुलिस ने उसकी फोटो जारी कर दी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि उसकी सभी तरीके की पोस्टर्स, सभी तरीके की तस्वीरें जो कि पंथी टाइप की भी हैं, प्लेन क्लीन शेप भी है, दाढ़ी में भी है, पगड़ी में भी है, और सभी तरीके की उसकी 8 तरीके की फोटोज पब्लिश की गई है अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किसी तरीके से भी वो बच के ना जा सके। और पंजाब के अंदर पूरी तरीके से सख्ती कर दी गई है, हर तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट जो है वो सील कर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अमृतपाल हिंदुस्तान से बच के बाहर ना जा सके। जी
अब इस पूरे मामले को देखते हुए अगर देखा जाए तो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने भी इशारों में ये बात का जिक्र किया था कि जो अमन चैन और शांति है पंजाब की, वो भंग अगर करने की कोई कोशिश करता है, कोई ऐसी देश विरोधी गतिविधि करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब जो सतर्कता नजर आ रही है, क्या कुछ सतर्कता नजर आ रही है अमृतपाल को लेकर? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से भगवंत मान ने पंजाब के अंदर ऐलान किया है कि कोई भी देश के अंदर अगर आतंकवादी गतिविधि या किसी भी तरीके का हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश का प्रयास करेगा तो पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान जी, उन्होंने ये साबित कर दिया है, ये बता दिया है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी पंजाब की या हिंदुस्तान की अखंडता को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब के अंदर अमृतपाल को 6 FIR ऑलरेडी उसके ऊपर दर्ज कर दी गई है और उसके ऊपर सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया है, जिससे कि वो हिंदुस्तान छोड़ के ना जा सके। और भगवंत मान ने ये भी कहा है कि हमारी सरकार सिर्फ बिजली पानी और बाकी चीजों को देखते हुए, सिक्योरिटी के रीजन को देखते हुए भी उन अपराधियों पे पूरी कार्रवाई करेगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो भगवंत मान की सरकार ने प्रशासनिक अमले की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? जी वहां के डीजीपी ने अभी तक 114 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमृतपाल जहां से जिस गाड़ी में भागने की कोशिश कर रहे थे उस क्या कहते हैं ब्रिजा को भी हिरासत में ले लिया गया है। और उनकी सीसीटीवी खंगालने पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बुलेट पर वो जाते दिखाई दे रहे हैं, टोल नाके से पार करते दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी सतर्कता दिखाई गई है। और जिस गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने कपड़े बंदूक की नोक पर पंथी से छीने थे, उन्होंने अपने बेटे की अलमारी खोल के जो कपड़े दिए थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया। और उनके बयान पर एक और धारा उन्हीं के बयान पर उस पे लगा दी गई है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर आकर उस गुरुद्वारे के पंथी को डराया धमकाया और कपड़े बदलने की कोशिश की और कपड़े बदलकर वहां से अपनी मर्सिडीज कार में ब्रिजा कार को लेकर और वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वेशभूषा बदल कर देखा जाए तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना ये एक फितरत अमृतपाल की नजर आई और जिस रणनीति के तहत एक कवायद की जा रही है, लेकिन अभी भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अमले के। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, तो उसके वैगनर ग्रुप जैसी जो गतिविधि है उस पर संलिप्तता पाई गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एपीएफ एक्ट के 60,000 की रिश्वत लेते हुए पीएफ इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। एपीएफ एक्ट के केस को खत्म करने के लिए ये घूस की रकम मांगी थी। सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो एपीएफ एक्ट को खत्म करने के लिए इस इंस्पेक्टर ने घूस मांगी थी। सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है इंस्पेक्टर को। कानपुर से बड़ी खबर, 60,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई। तो ईपीएफ एक्ट को खत्म करने के लिए 60,000 रिश्वत की मांग और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई है इंस्पेक्टर की। पीएफ इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सोनू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पीएफ इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी घूस लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? आपको बताते चलें कि विनीत मिश्रा नाम के शख्स है जो इंस्पेक्टर है पीएफ ऑफिस में जी 60,000 रुपए घूस देते हुए कल इनको गिरफ्तार किया गया देर शाम को। ये नरेंद्र मोदी सेतु पुल के नीचे पी ऑफिस बना, वहीं पे कार में बैठे थे और उसी के चलते सीबीआई ने छापामारी की और 60,000 रुपए विनीत मिश्रा को लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अब गिरफ्तारी पीएफ इंस्पेक्टर की हो चुकी है, आगे क्या कुछ पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन अलौकिक दर्शन देंगी माता। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुलदेवी का सजाया गया दरबार। तो नवरात्रि का पहला दिन बेहद अहम, दरबार में भक्तों की एक भीड़ नजर आ रही है। छोटी देवकाली मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। अयोध्या से बड़ी खबर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुलदेवी का दरबार सजाया गया और इसी बीच मां के दरबार में तैयारियां पूरी हुई और भक्तों की भीड़ भी मां के इस मंदिर में नजर आई। नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलौकिक दर्शन देंगी माता, क्योंकि ये भव्य दरबार सजाया गया है। मां के दरबार में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। छोटी देवकाली मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुलदेवी का भी दरबार सजाया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।